नमस्कार दोस्तों, मैं हजीपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ना या भूगोल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ भारत में नेशनल पार्क्स के बारे में, या बेसिकली ये नेशनल पार्क्स होते क्या हैं। अगर मैं बात करूँ नेशनल पार्क की या राष्ट्रीय उद्यान की, तो जो नेशनल पार्क हैं इन्हीं भारत में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत बनाया गया है। याद रखिएगा, भारत में नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत बनाया गया है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, ये सुरक्षा अधिनियम इसलिए पास किया गया था क्योंकि भारत में ये वो टाइम पीरियड था जब वन्य जीवों की संख्या बहुत ही तेज़ी से घट रही थी। यही रीजन था कि इस अधिनियम को बनाया गया। इसके तहत उस समय कोई भी ऐसे क्षेत्र जहां पर विशेष किस्म के पशु पक्षी, वन्य जीव या फिर कुछ विशेष वनस्पतियां होती थी, उन वन्य जीव और वनस्पतियों को प्रोटेक्टेड किया गया, उनका संरक्षण किया गया। उस जगह पर एक ऐसे इकोसिस्टम को प्रोवाइड किया गया जिससे कि वो इजीली वहाँ पर सरवाइव कर सके। जहाँ तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर मनुष्यों की जो गतिविधियाँ हैं उनको सीमित या काफ़ी हद तक बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया, और जिसका परिणाम ये निकला कि भारत में एकाएक वाइल्ड लाइफ में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुई। अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क्स की, तो ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आने से पहले भारत में वाइल्ड लाइफ नहीं थी। इससे पहले भी भारत में वाइल्ड लाइफ थी। 1970 से पहले भारत में केवल 5 नेशनल पार्क थे। केवल 5, मात्र 5 नेशनल पार्क थे जहां पर इनको प्रोटेक्ट किया जाता था, जीव जंतुओं को और वाइल्ड लाइफ या वेजिटेशन को। लेकिन एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट में भारत में 104 नेशनल पार्क हैं, 104 नेशनल पार्क। और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कई जगह पे आपको नेशनल पार्क लिखे मिलेंगे, कई जगह पे आपको लिखा मिलेगा WLS। WLS को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम बोलते हैं हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, ये सारी की सारी बेसिकली राज्य सरकारों के अधीन होती है और ये नेशनल पार्क से छोटे लेवल पे होती है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो भारत में इस समय 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भारत में 104 नेशनल पार्क है। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर डाइवर्सिटी या विविधता देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलती है, और ये विविधता फ्लोरा एंड फाउना दोनों में होती है। मतलब कोई ऐसी खास जगह जहाँ पर जीव जंतुओं और इसके साथ साथ वनस्पति में विविधता बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व या हिंदी में इनको जैव संरक्षित क्षेत्र भी कहा गया है। और एट प्रेजेंट भारत में 16 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व वो है जहाँ पर जीव जंतु और वनस्पतियाँ दोनों ही यूनिक पाई जाती है। नेशनल पार्क सेंटर के लेवल पे होते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं, और छोटे स्टेट के लेवल पे होती है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नेशनल पार्क्स इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो जो हमारा मेन फोकस है वो नेशनल पार्क्स पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सेकंड नंबर पे हम फोकस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे हमारा फोकस नॉर्मली इन दोनों के कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहेगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया है तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिएगा, हाँ एक चीज और प्लीज, मैं आपको थोड़ा सा मिसमैच बता गया। जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है वो 16 ना होकर के 18 है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिएगा, अगर मैं बात करूं, ये जो 104 आपके नेशनल पार्क हैं, इन 104 नेशनल पार्क में से भारत का सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क। याद नाम रखिएगा, इस नेशनल पार्क का नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क को 1936 में बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था। हेली नेशनल पार्क कहाँ है? हेली नेशनल पार्क है आपका रामपुर, और रामपुर आपका कहाँ पे है? नैनीताल, और नैनीताल है आपका कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और इस नेशनल पार्क का नाम है हेली नेशनल पार्क। 1954-1955 में इस नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया, और इस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी क्रॉस करती है, और हमने पहले भी ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो आपका रामगंगा नदी है वो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है गंगा की। नैनीताल से निकलने वाली ये नदी इस नेशनल पार्क से बहती हुई और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। वो हम रिवर्स में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन एट प्रेजेंट डे में इस नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना नहीं जाता, क्योंकि 1955-1956 में इस नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया। इस नेशनल पार्क की अगर मैं आपको बताऊं बात, तो इस नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट किया गया है स्पेशली टाइगर्स के लिए, बाघों के लिए। और इस नेशनल पार्क में एक मैन ईटर बाघ था, एक ऐसा बाघ था जो उस समय लोगों को मारता था या लोगों का शिकार करता था। उस बाघ को ट्रैक करने के लिए, मारने के लिए दूर दूर से उस समय हंटर्स या शिकारियों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसे मार नहीं पाया। तब लास्ट में और इंग्लैंड से स्पेशल एक हंटर को बुलाया गया, और उस हंटर ने उस मैन ईटर टाइगर को मारा, और उस हंटर को ये नेशनल पार्क इतना पसंद आया कि वो ताउम्र यहीं पर रह गए। आज उनकी जो ग्रेवयार्ड है, जो उनकी समाधि स्थल है, वो भी आपका इसी नेशनल पार्क में है। और 1955-1956 में उस हंटर को इस चीज़ का क्रेडिट दिया गया, और उसी की याद में इस नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया। और एट प्रेजेंट वर्तमान में इस नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है, नैनीताल के पास रामपुर में, और ये फेमस है टाइगर्स के लिए, बाघों के लिए। और इसे जिम कॉर्बेट की मेमोरी में ही इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है भारत का, लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान में भारत में 104 नेशनल पार्क है। चलिए, आप यहाँ तक चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर आपसे अराइज होता है कि भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ हैं, तो भारत में सबसे अधिक जो नेशनल पार्क हैं वो हैं आपके मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर 11 नेशनल पार्क है। आपकी बुक में 10 मिलेगा तो आप उसे अमेंड कर दीजिएगा प्लीज़। वो 10 नहीं, 10 + 1 11 है, क्योंकि एक रिसेंट में ही 2018 में एक नेशनल पार्क बना है, कूनो नेशनल पार्क। कूनो, KUNO, कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क के साथ मध्य प्रदेश में और मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क याद रखिएगा, मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो भारत में सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ खाली नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क में नाम आपका आएगा किसका, मध्य प्रदेश का। चलिएगा आगे चलते हैं। अगर एरिया वाइज अगर आपसे कोई क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो याद रखिएगा एरिया के हिसाब से और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, ये हेमिस नेशनल पार्क है आपका लेह, और आपको पता है लेह आपका कहाँ पे, लद्दाख। लेह लद्दाख। ये 4400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और भारत ही क्या, इसे साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, नाम है हेमिस। कहाँ पे है आपका, लेह लद्दाख में। एरिया है 4400 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी एक और स्पेशलिटी है हेमिस की। हेमिस भारत में सबसे अधिक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी है। ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क, द हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी है आपका कौन सा, हेमिस। हेमिस किस चीज़ की प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया है, हेमिस में प्रोटेक्ट किए गए हैं सर आपके स्नो लियोपार्ड्स। ये हैं आपके हिम तेंदुए, हिम तेंदुए। और याद रखिएगा अगर मैं स्नो लेपर्ड्स की बात करूं तो ये नॉर्मल लियोपार्ड से थोड़ी छोटे होते हैं आकार में। इनकी जो अपर स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती है, ताकि ये -डिग्री टेम्परेचर में भी अपने आप को सरवाइव कर सके। इनका साइज नॉर्मल तेंदुए के साइज से थोड़ा कम होता है। और एक अनुमान के अनुसार हेमिस नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड्स की संख्या 10,000 से भी क्या है, ज़्यादा। और इसके साथ ही विश्व का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें स्नो लेपर्ड्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस। कहाँ पे है आपका, लेह लद्दाख। अगर आप सबसे बड़े की बात करें तो ये है, और सबसे ऊंचे की बात करें तो भी आपका कौन सा है, हेमिस। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रखिएगा साउथ बैटन नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार। स्पेशलिटी क्या है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसका कुल एरिया मात्र 0.03 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बैटन नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार में। चलिएगा, अगर आपसे कोई बात करे कि वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है,
पूरे वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क इंडिया में है। अगर मैं बात करूं इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में, तो ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कहाँ? ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में है। और कौन से स्टेट में? आपका मणिपुर। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में एक लेक है, एक झील है, जिस झील का नाम है लोकतक लेक, लोकतक झील। और लोकतक झील के अंदर ही ये नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लेमजो। केबुल लेमजो नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, केबुल लेमजो। क्या स्पेशलिटी है मणिपुर के इस नेशनल पार्क की कि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगर मैं बात करूं मणिपुर की लोकटक झील की, तो मणिपुर की लोकटक झील के अंदर एक स्पेशल घास उगती है और उस घास का नाम है फंडिस। याद रखिएगा, उस घास या उस घास का नाम क्या है? फंडिस। जो फंडिस ग्रास होती है, इसकी जो रूट्स होती है, जड़ें हैं, वो लोकटक झील के अंदर है, पानी के अंदर है। और ये डेंस या गाढ़ी बहुत ही ज़्यादा होती है और इसकी हाइट या ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ग्रास लोकटक झील के अपर सरफेस तक निकल के आ जाती है और ऊपर ये ग्रास या घास के छोटे छोटे आइलैंड्स या टापू बना देती है। और उन्हीं आइलैंड्स के ऊपर ए नंबर वेराइटीज ऑफ आपके वाइल्ड लाइफ या जीव जंतु पाए जाते हैं। और आज अगर मैं बात करूं उन पैचेस की, उन घास के छोटे छोटे आइलैंड्स की या छोटे छोटे जो द्वीप हैं, वो उस पानी के फ्लो के साथ और आपके लेफ्ट या राइट की तरफ फ्लोट करते रहते हैं। और जिसकी वजह से केबुल लेमजो को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा गया है। और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? मणिपुर में। नाम है केबुल लेमजो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। और इसमें कौन सी ग्रास पाई जाती है? आपकी फर्मडिस। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारत का पहला मैरीन नेशनल पार्क, भारत का पहला मैरीन नेशनल पार्क, भारत का पहला जलीय राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ या हिंदी में कच्छ की खाड़ी कहाँ पर खोला गया था? गुजरात में। ये भारत का पहला मैरीन नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जलीय जीव हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट में वर्तमान में कितने मैरीन नेशनल पार्क है भारत में, तो एट प्रेजेंट वर्तमान में भारत में 9 मैरीन नेशनल पार्क हैं। और पहला जो मैरीन नेशनल पार्क था वो आपका कहाँ खोला गया था? गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई बात करे भारत में टाइगर्स के बारे में, बाघ के बारे में, देखिएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। मेन मकसद क्या था? ये वो टाइम पीरियड था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और इस टाइम पीरियड में भारत में टाइगर्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। यही रीज़न था कि गवर्नमेंट द्वारा और 1973 में पहली बार इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके पीछे मेन रीज़न ये भी था कि टाइगर भारत का नेशनल एनिमल है। इसी को देखते हुए 1973 में भारत में बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अगर आपसे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में कोई पूछते हैं तो आपको एक नाम जरूर याद रखना चाहिए और वो नाम है कैलाश साकला। अगर मैं कैलाश साकला की बात करूं तो इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है।
ये जोधपुर, ये आपके कहाँ पे रहने वाले थे? जोधपुर राजस्थान के रहने वाले थे। इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर का पहला चेयरमैन या पहला अध्यक्ष बनाया गया था और इन्हीं की देखरेख में और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इसके तहत भारत में उन नेशनल पार्क्स को देखा गया जिनके अंदर टाइगर्स पाए जाते थे। वहाँ पर प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा की गई, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बंद किया गया और ऐसी वहाँ पर सर्कमस्टांसेस जनरेट किए गए ताकि वो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सके, क्योंकि 1972 के पास भारत में टाइगर्स की पॉपुलेशन 2000 से भी काफ़ी क्या आ गई थी, नीचे। तो इसका क्रेडिट जाएगा जोधपुर के कैलाश शाकला को। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 को कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर इसके तहत अलग अलग नेशनल पार्क को भारत में सेलेक्ट किया गया। और अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट कि वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं, तो वर्तमान में 51 नेशनल पार्क हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला नेशनल पार्क कौन सा है, तो नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। नागार्जुन सागर नेशनल पार्क कहाँ है? ये है आपका श्रीशैलम। और श्रीशैलम आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट को देखते हुए है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वैसे एरिया वाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया वो कौन सा है, हेमिस। तो इन 51 में से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका नागार्जुन सागर, जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। और अगर आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सबसे छोटे के बारे में पूछे तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है आपका पेंच नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री के ऊपर स्थित। ये भारत का सबसे एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कौन से प्रोजेक्ट को देखते हुए? प्रोजेक्ट टाइगर को देखते हुए। सबसे छोटा है पेंच और सबसे बड़ा है आपका नागार्जुन सागर। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट टाइगर का कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला, कुछ प्रभाव देखने को मिला? बिल्कुल मिला। प्रोजेक्ट टाइगर का इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि वर्तमान में भारत में टाइगर्स की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा आप, 29 जुलाई को हर साल हम इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। ये वो दिन है तब लोगों को अवेयर करवाया जा सके टाइगर्स के बारे में। और हर साल 29 जुलाई को सेंसस भी आता है, इनकी जनगणना भी आती है। और 2020 के हिसाब से भारत में जो टोटल टाइगर्स थे वो 2967 थे, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा, विश्व के सबसे ज़्यादा टाइगर बाघ अगर किसी देश में पाए जाते हैं तो वो किस में? भारत में। और उसका क्रेडिट जाता है प्रोजेक्ट टाइगर को। और इसके पहले चेयरमैन रहे कैलाश सांकला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत का कौन सा स्टेट टाइगर स्टेट है, तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट या बाघ राज्य भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा है। और इसके अंतर्गत जो ज़्यादा नेशनल पार्क है वो किसके अंतर्गत है? प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर्स मध्य प्रदेश में सबसे क्या पाए जाते हैं? ज़्यादा। आ रहे हैं आपको यहाँ तक समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और अराइज हो जाता है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं इसमें आगे बताता हूँ आपको। चलेगा, देखिएगा, टोटल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 51 नेशनल पार्क हैं जो आपके प्रोजेक्ट
टाइगर के अंतर्गत आते हैं। इसमें से सबसे बड़ा नागार्जुन सागर नेशनल पार्क है और सबसे छोटा आपका कौन सा है, पेंच नेशनल पार्क। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको पता है हेमिस नेशनल पार्क है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क, लेकिन वो नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, तो भारत में नामदफा नेशनल पार्क जो कि आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। इस नेशनल पार्क को भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ संरक्षित नेशनल पार्क भी कहा गया है। ये उन 51 नेशनल पार्क्स में से एक है, याद रखिएगा। इसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। वैसे टाइगर्स की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में है, इसीलिए हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, टाइगर राज्य के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश की मैं आपको बात बताऊं तो आपने नाम सुना होगा रुडयार्ड किपलिंग। अगर आपने रुडयार्ड किपलिंग का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, रुडयार्ड किपलिंग ही थे जिन्होंने जंगल बुक एक बुक लिखी थी, और इसी जंगल बुक का एक कैरेक्टर था मोगली, जिसके बारे में हमने बचपन में काफ़ी टीवी सीरियल्स में देखा है कि किस तरीके से मोगली जंगल में रहते हुए दूसरे जानवरों के साथ घुल मिल जाता है। बगैरा उसका एक दोस्त होता है। तो पूरी की पूरी स्टोरी थी, वो एक बुक है जंगल बुक, जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है वो मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व के ऊपर बेस्ड है। वो मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व के ऊपर क्या है, बेस्ड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जंगल बुक जो है बुक रुडयार्ड किपलिंग की वो कौन से नेशनल पार्क पर बेस्ड है, तो आप लिख दीजिएगा कान्हा नेशनल पार्क। जो कान्हा नेशनल पार्क है इस पर बेस्ड है रुडयार्ड किपलिंग की बुक, जिसका नाम है जंगल बुक। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपके एग्जाम में कान्हा नेशनल पार्क लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, आप कान्हा पे टिक लगा देंगे। लेकिन अभी एक एग्ज़ाम था रेलवे का एग्ज़ाम, उसमें कान्हा नेशनल पार्क नहीं था और दिया हुआ था पेंच, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि ये भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से टाइगर रिजर्व है, तो उसमें पेंच ऑप्शन था। तो इंडियन रेलवे ने पेंच को सही माना था। और जब मैंने गूगल आउट किया इसे तो एक्चुअली कहीं पर भी इस बात के सॉलिड प्रूफ नहीं है कि वो कान्हा नेशनल पार्क पे ही बेस्ड हैं। हाँ, ये जरूर है कि कान्हा और पेंच इन दोनों नेशनल पार्क्स का नाम बार बार रहे हैं। तो अगर आपसे जंगल बुक की बात करें और ऑप्शन में अगर कान्हा हो तो कान्हा पे टिक कीजिएगा, पेंच हो तो पेंच पे टिक कीजिएगा, और अगर ऑप्शन में ये दोनों हैं तो याद रखिएगा दोनों में से आप पहले किस पे जाएंगे, कान्हा नेशनल पार्क पे। आज की क्लास को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। ये खाली नेशनल पार्क्स का ओवरव्यू था। स्टेट वाइज नेशनल पार्क हम कल की क्लास में करेंगे। जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है तो हम उसको मैप और उसके साथ करेंगे। आप इस क्लास के बारे में आपके क्या रिव्यू हैं, आपको ये क्लास कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारा मोराल बढ़ता है और हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।